नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 70 को लेकर। 70वें नंबर का कार्यक्रम आज हमारा होने जा रहा है। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित हो सकते हैं, या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने नाम के साथ में आप अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। वो दर्शक जो ज्योतिष को सीखने के लिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप दी एस्ट्रोलॉजी शो के सभी एपिसोड्स को देखा करिए, क्योंकि इस एपिसोड को देखने से ही आपके ज्योतिषीय ज्ञान में काफ़ी हद तक अभिवृद्धि हो जाएगी। एक सूचना और जो मैं हर एपिसोड में दिया करता हूं वो मैं आपको दे देता हूं कि हमारे इस चैनल पर वार्षिक राशिफल की प्लेलिस्ट, मासिक राशिफल की प्लेलिस्ट और जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन होता है वो आपके ऊपर क्या परिवर्तन दिखा रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंज लाने वाला है, इन सभी विषय पर हमारी चर्चा प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के आधार पर की जा चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उपाय भी उन वीडियोज में बताए गए हैं। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये देवी प्रसाद जी का। इन्होंने पूछा है कि नमस्कार आचार्य जी, गुरु ग्रह की महादशा और अंतरदशा कैसी रहेगी। ठीक है, गुरु ग्रह की महादशा और अंतरदशा कैसी रहेगी। मकर लग्न की कुंडली में गुरु कुंभ राशि में अपने नक्षत्र में 28 अंश में है और भावपति शनि ग्रह लाभ भाव में है। ठीक है, नवमांश कुंडली में गुरु 4th भाव में मिथुन राशि में है। क्या धन के आने और संचय में भी दिक्कत बनी रहेगी या कुछ अच्छे परिणाम भी गुरु देंगे। देखिए, आपकी कुंडली में क्या है कि मकर लग्न का आपका चार्ट है। मकर लग्न की कुंडली में धन भाव के स्वामी शनि जाकर के लाभ भाव में महाधनी योग का निर्माण तो कर ही रहे हैं, ये एक पहला प्लस पॉइंट हो गया। अब 12वें और तीसरे का स्वामी जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, तो दो बातें होती हैं। धनेश यदि लाभ भाव में जाकर के बैठेंगे तो धन का आगमन और धन का संचयन दोनों होना चाहिए, परंतु व्ययपति जब धन में जाकर के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, धन को संचित करने में आपको परेशानी होगी। लेकिन नवमांश में भी आपके गुरु की स्थिति अच्छी है, वो अपने उच्च भाव में बैठे हैं। यदि आपके गुरु को कोई और पापग्रह नहीं देख रहा, जैसे राहु वगैरह नहीं देख रहे हैं, तब तो फिर ये पोजीशन अच्छी है और गुरु की महादशा में आपको धन का आगमन भी देखने में मिलेगा, धन लाभ होगा। परंतु यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि आपके गुरु पर पड़ रही है तो धन के संचयन में कमी आएगी, धन को संचित करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी धन आए उस धन का कुछ हिस्सा आप परोपकारिता के लिए दान पुण्य में लगाएं, और एफडीज और आरडीज के माध्यम से आप अपने धन को यदि संचित करते हैं तो ये प्लैनेटरी पोजीशन का आपको लाभ देखने में मिल जाएगा। बाकी मकर लग्न में गुरु की महादशा कुछ हद तक प्रॉब्लमैटिक तो मानी जाएगी, कहीं ना कहीं आपको पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी देगी, परंतु धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती है। रीजन है उसके पीछे कि लग्नेश और धनेश दोनों ही जाकर के लाभ स्थान में बैठे, तो लाभ को ही मजबूत कर रहे हैं। तो जब धन का आगमन होगा तो धन को लेकर के मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत होगी। आगे इन्होंने लिखा है कि नमस्कार आचार्य जी, मकर लग्न में सूर्य और चंद्रमा बुध ग्रह बैठे हैं। अच्छा, लग्न में ही सूर्य चंद्र बुध बैठे हैं, जिसमें सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, जो कि सब लग्नेश शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो क्या अच्छा बुरा प्रभाव मिलेगा सूर्य और चंद्र बुध। अच्छा, इन्होंने डिग्री भी बताई है। मानसिक अशांति रहेगी, आंखों से संबंधित परेशानियां, बाल झड़ने की शिकायत आपको देखने में मिलेगी, और मन तो अशांत रहेगा क्योंकि सूर्य चंद्रमा और बुध तीनों ही ग्रह जाकर के बैठ गए हैं लग्न में और दृष्टि पड़ गई है शनि की। तो शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, हालांकि वो लग्नेश भी है, परंतु फिर भी सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, नेत्रजन्य रोगों को प्रदर्शित करता है, बाल झड़ने की शिकायत को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा लग्नगत हो और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो मानसिक अशांति, डिप्रेशन इत्यादि के लक्षण को प्रदर्शित करता है, तो थोड़ी परेशानी आएगी। डिप्रेशन की स्थिति तो नहीं बननी चाहिए क्योंकि लग्नेश भी लग्न को देख रहे हैं, परंतु हाँ, मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। शिव जी की पूजा करिए और
सूर्य भगवान को जल दिया करिए, 2 उपाय करिए आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये अभिषेक शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है कि अगर वृश्चिक लग्न में 12th हाउस में वीनस है और उस पर केतु की दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस में, क्या रिजल्ट देगा। वृश्चिक लग्न में 12वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं जाकर के, मतलब स्वराशि के हैं अति विशिष्ट कारक होकर के, और चतुर्थ के केतु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, चौथे भाव में बैठा हुआ केतु की दृष्टि अगर 12वें भावगत शुक्र पर पड़ रही है तो कहीं कोई इससे दिक्कत नहीं आने वाली है, उससे आप निश्चिंत रहें। 12वें भाव में शुक्र आपके बैठे हुए, वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, तो ये आपको सभी तरह की सुख सुविधाएं तो प्रदान करने वाली है, हर तरह की लग्जरी लाइफ में 12वें के शुक्र देते हैं। जरूरत से ज्यादा व्यय करना, गलत चीजों पर व्यय करने से बचिए। जो भी आपके पास धन आता है उसको कुछ थोड़ा बहुत आप उसका दान करें, परोपकारिता में लगाएं, धार्मिक कृत्यों में लगाएं, तो वो आपके लिए करना ज्यादा अच्छा होगा। अति भोगात्मक वृत्ति से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बाकी पोजीशन अच्छी है और इसका कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। अति भोगात्मक वृत्ति से यदि आप नहीं बचेंगे तो भोग की अधिकता व्यक्ति को रोग दे देती है, तो भोग की वजह से रोग हो जाएगा, तो उस पर आपको नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। बाकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में आपके लग्नेश मंगल की स्थिति को भी देखना होगा कि उसकी स्थिति क्या है। यदि मंगल कमजोर होंगे तो शुक्र का गलत भोग आप करेंगे, जिसके चलते आपको फिर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये हर्षद मेहता जी का है। इन्होंने लिखा है, जय श्री कृष्णा फ्रॉम मुंबई। वृश्चिक लग्न में 3rd एंड 5th भाव का परिवर्तन हो तो नीच भंग होता है क्या। वृश्चिक लग्न में तीसरे भाव का स्वामी बनेगा शनि और 5वें का स्वामी बनेगा गुरु, और इनका परिवर्तन हुए हैं, मतलब 5वें का स्वामी तीसरे में, गुरु नीच राशि में बैठे हैं जी, तो बिल्कुल नीचत्व भंग होगा इसका। वैसे भी तीसरे भाव में कोई भी ग्रह यदि जाकर के नीच का हो तो उसके नीचत्व में कमी आ जाती है, नीच भंग हो जाता है। और जब तीसरे भाव का स्वामी 5वें में चला गया, 5वें का स्वामी तीसरे में जाकर के नीच का हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है नीचत्व उनका भंग हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन जब भी होता है तो नीचत्व भंग हो जाता है। अब ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि आपका जो पुरुषार्थ है वो आपकी बुद्धि को विकसित करने में होना चाहिए, आपके ज्ञान को विकसित करने में होना चाहिए, क्योंकि पंचमेश की दृष्टि लाभ स्थान पर है और पंचम भावगत जो शनि है उनकी दृष्टि भी लाभ स्थान पर है। तो जितना जितना आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आपका नॉलेज एनहेंस होगा, उतनी ही आपकी इनकम बढ़ेगी। तो गुरु के नीच होने से कोई परेशानी नहीं है, उसकी दृष्टि सप्तम पर है, नवम पर है और लाभ पर है, तो आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, सुखद दाम्पत्य इत्यादि को भी प्रदर्शित करता है। शनि की दृष्टि सप्तम पर है तो विवाह थोड़ा लेट होता है, परंतु गुरु की दृष्टि भी सप्तम पर पड़ रही है तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। गुरु लाभ कारक होकर लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ की स्थिति बनाएंगे, लाभ कारक होकर और ज्ञान के स्वामी होकर, तो पूरे पराक्रम को ज्ञान को विकसित करने में लगाइए। पूरा ज्ञान आपका पराक्रम से जुड़ गया है, तो जितना पराक्रम करेंगे उतना आपका ज्ञान विकसित होगा और उतना ही आपके पास में धन का आगमन होने लग जाएगा। इस प्लैनेटरी पोजीशन को ये इस फलकथन को ये प्लैनेटरी पोजीशन प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न जो है ये कृतिका जी का है। इन्होंने लिखा है कि यदि कुंभ लग्न में केतु हो और 12th भाव में गुरु शुक्र, जहां शुक्र वक्री है, चंद्रमंगल हो और शनि 2nd भाव में हो, तो क्या इसका प्रभाव रहेगा व्यक्ति के जीवन पर। कुंभ लग्न में केतु है तो सप्तम में राहु होंगे, ठीक है। 2nd हाउस में शनि है, लग्नेश धन भाव में है, और धन भाव के स्वामी गुरु शुक्र जो कि आपके भाग्येश होते हैं वो वक्री होकर के 12वें में है, चंद्रमा मंगल है 12वें भाव में, मतलब 12वें भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, तो जन्म स्थान से दूर जाइए, क्योंकि स्वदेशपति भी 12वें में बैठे हैं, वो भी भाग्येश होते हैं, तो जन्म स्थान से दूर जाइए। जन्म स्थान में रहेंगी तो सफलता नहीं मिल पाएगी। धनेश 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, वही लाभेश होते हैं, तो आपके लिए भी वही सलाह रहेगी कि एफडीज में धन को संचित करिए। जैसे शनि धन भाव में जाकर के बैठे हैं तो संचयन अगर आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं, तो धन को संचित करने में पुरुषार्थ करना है। यहाँ भी एक विडंबना हो जाती है कि धन को संचित करने में पुरुषार्थ कैसा, कि धन आए तो व्यय नहीं करना है, क्योंकि व्यय भाव बहुत मजबूत है। व्यय तो करिए, वो तो होगा ही, वो तो आपके हाथ में नहीं है, परंतु लग्नेश धन में बैठे तो धन को संचित करने का भी प्रयास आपको करना चाहिए। जन्म स्थान छोड़ें, जन्म स्थान में रहेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो भाग्य इत्यादि का साथ, फिर विदेश में जाकर के मकान इत्यादि बनाना या प्रदेश दूसरे शहर में जाकर के भी मकान इत्यादि बनाना, भूमि भवन वाहन का सुख लेना आपके लिए फिर आसान होगा, परंतु स्वदेश में रहना, अपने जन्म स्थान में रहना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जन्म स्थान से थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए जन्म स्थान से। जब तक आप दूर नहीं जाते हैं तब तक प्लैनेटरी पोजीशन आपको परेशान करेगी, व्यधिक की स्थिति बना करके आपके साथ में रखने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 17 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों को मैंने जवाब दिए वो सभी संतुष्ट होंगे और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा उन सभी के ज्ञान में अभिवृद्धि हुई होगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं
और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। वार्षिक राशिफल की प्लेलिस्ट का लिंक, मासिक राशिफल की प्लेलिस्ट का लिंक और देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर परिवर्तन हुआ है, इन सभी का फलादेश हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए अपलोड किया जा चुका है, तो जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। यदि आप अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।